प्यारे बच्चों, इस बार शनिवार को इकोनॉमिक्स विषय का वीकली टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के लिए मैंने बता दिया है। मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है आय और रोजगार का निर्धारण। तो मुद्रा एवं बैंकिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। आज हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पॉल एनजिंग ने मुद्रा के कार्यों को दो भागों में बांटा है, मतलब स्थैतिक कार्य और गत्यात्मक कार्य। स्थैतिक कार्य में क्या आते हैं? तो स्थैतिक कार्य वे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं किंतु उसमें गति उत्पन्न नहीं करते, मतलब अर्थव्यवस्था को केवल चलाने का काम करता है, उसमें कोई गति मतलब विकास जो होता है अर्थव्यवस्था का वो नहीं कर पाते हैं। स्थैतिक कार्यों में सम्मिलित कार्य है, मतलब क्या है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या करता है? लेन देन के काम में आता है। दूसरा इसका काम है मूल्य का मापक, ये किसी चीज़ के वैल्यू को मापता है। जैसे टमाटर 10 रुपये किलो, तो टमाटर का वैल्यू 10 रुपया मापा गया। मूल्य संचय, मतलब पैसा को हम लोग जमा करके रख सकते हैं, मुद्रा को हम लोग जमा करके रख सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण, पैसा को एक जगह भेजने ले जाने में सुविधा होता है। स्थगित भुगतान, मतलब इसको हम लोग बाद में भी अदा कर सकते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं मुद्रा के, उसको हम लोग स्थैतिक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। मुद्रा के ये सभी कार्य स्थैतिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इन कार्यों का सभी अर्थव्यवस्थाओं में स्वरूप एक जैसा बना रहता है और इनसे अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से कोई वेग उत्पन्न नहीं होता है, मतलब अर्थव्यवस्था में कोई गति नहीं होती, मतलब अर्थव्यवस्था विकास की ओर नहीं जाता है। अब दूसरा है इसका मुद्रा का प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य। तो मुद्रा के वे कार्य जिनसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रूप से प्रभावित होती है, मुद्रा के प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य कहे जाते हैं। मुद्रा के प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य अर्थव्यवस्था में आय स्तर, आय वितरण, रोजगार स्तर, कीमत स्तर आदि को प्रभावित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है? तो ऐसे मोटा मोटी समझ लीजिए कि यदि हम बैंक में पैसा लेके गए और जमा कर दिए तो वो मेरा प्राथमिक जमा कहलाएगा। अब यदि हमको लोन का ज़रूरत है और हम बैंक से उधार मांगेंगे तो बैंक पहले मेरा क्या करेगा, खाता खोलेगा और उस खाते में राशि को जमा कर देगा और उसके बाद बोलेगा आप चेक काट के वो पैसा को निकालिए। तो जो नया खाता बैंक खुलवा के आपको लोन देगा, वो जो पैसा रहेगा वो व्युत्पन्न जमा कहलाएगा। अब हम लोग किताबी भाषा को देख लेते हैं। प्राथमिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है? तो बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती है। साख निर्माण प्रक्रिया, प्राथमिक जमाएं अथवा नगद जमाएं, बैंक में जमा कर दिया और इसी आधार पर व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का परिणाम है, यही साख निर्माण भी है। मतलब प्राथमिक जमा से साख निर्माण नहीं होता है बल्कि व्युत्पन्न जमा से साख का निर्माण होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में जो पैसा का फ्लो होता है, अर्थव्यवस्था में पैसा आता है या बैंक पैसा बनाता है, वो व्युत्पन्न जमा के आधार पर बनाता है। अब यहाँ इसका थोड़ा डिटेल किया गया है कि प्राथमिक जमाएं क्या है। तो प्राथमिक जमाएं वे जमाएं हैं जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में अर्थात नकदी में जमा की जाती है। मतलब कैश पैसा जाके आप जो बैंक में जमा करते हैं वो प्राथमिक जमा कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के लिए यदि बैंक का ग्राहक दिनेश अपने बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अपने बचत या किसी अन्य खाते में 10,000 नगद जमा करता है, तब यह 10,000 भारतीय स्टेट बैंक के लिए उसकी नगद अथवा प्राथमिक जमाएं हैं। व्युत्पन्न अथवा गौण जमाएं, इसके विपरीत जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, देखिए जो उदाहरण मैंने बताया वो आ गया, तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का परिणाम होती है क्योंकि बैंक अपने नगद कोष के आधार पर ही साख प्रदान करता है, इसलिए इन व्युत्पन्न जमाओं को साख जमा भी कहते हैं। प्रोफेसर हाम के अनुसार व्युत्पन्न अथवा गौण जमाओं का निर्माण ही साख का सृजन होता है।
तीसरा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आने वाली संपत्ति संचय में करने में कठिनाई समस्या को समझाएं। मतलब जब हम वस्तु से लेन देन करते हैं, वस्तु से लेन देन मतलब हम आपको टमाटर दे रहे हैं और आप हमको बदले में जूता दे रहे हैं, तो यहाँ वस्तु से लेन देन जो हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं क्षयशील प्रकृति की होती है। मतलब वस्तु विनिमय में क्या होता है कि यदि हम टमाटर लेकर रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, सड़ के खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग जमा नहीं कर सकते हैं। संचय की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती, वो क्या होती है, क्षयशील होती है, मतलब खराब होने वाले होती है। फलस्वरूप पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता है तथा उत्पादन का कोई भी कार्य बड़े पैमाने पर करना संभव नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमको टमाटर है तो हम लेके रखे और उसको हमको बेचेंगे, तो तुरंत बेचेंगे तो फ़ायदा कमाएंगे। अगर ज़्यादा दिन तक रख के अगर हम बेचते हैं तो वो टमाटर मेरा सड़ जाएगा, तो जितना पैसा हम लगाए हैं पूंजी के रूप में वो सारा मेरा डूब जाएगा, इसीलिए उसमें क्या होगा, घाटा होगा। इसीलिए कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आने वाली संपत्ति संचय करने में कठिनाई समस्या को समझाए। संपत्ति संचय मतलब कि यदि हम जमा करके रखे हैं कोई कच्चा माल को या कोई तैयार माल को बेचने के लिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि अगर कच्चा सामान है तो वो खराब हो जाएगा, तो उसको हम लोग ज़्यादा दिन तक संचय में नहीं रख सकते। वही अगर पैसा के रूप में रहेगा तो तिजोरी में बंद करके चाबी लगा के पासवर्ड लगा के रख देंगे और वो मेरा जितना दिन तक चाहे उस लॉकर में पड़ा रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो जस का तस वो पैसा रहेगा। तो वस्तु विनिमय में ये कठिनाई है कि हम लोग संचय करके ज़्यादा दिन उस सामान को नहीं रख सकते। अगला है, मुद्रा के विनिमय का माध्यम कार्य समझा है। तो ये छठा में दिया, ऐसे सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आया था, मतलब इसको हम अपने से समझा देते हैं। मुद्रा के विनिमय का माध्यम मतलब मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। हम अगर बाजार में गए आलू खरीदे तो बदले में हम उसको पैसा देंगे, वो बदले में हमको आलू देगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का काम क्या है, विनिमय का माध्यम है। वो लेन देन का जो हम काम करते हैं वो मुद्रा से ही करते हैं, और आदमी को भी सहूलियत होता है देने लेने में। अब हमको क्या हुआ, यदि हम अपना सामान आलू किसी को बेच दिए, बदले में वो हमको पैसा दे दिया, अब हम क्या करेंगे, हमको जो चीज़ चाहिए, हमको जो चीज़ खरीदना है वो बाज़ार से हम वो पैसा दे के खरीद सकते हैं। और जब अगर हम लोग वस्तु विनिमय की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास जूता है और हमको आटा चाहिए, तो बाज़ार में ऐसा आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आटा हो और वो बदले में उसको जूता चाहिए, तो ऐसा मिलने में बहुत कठिनाई होती थी। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा ने इसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। मुद्रा का आविष्कार जब हुआ तो ये कठिनाई दूर हो गई और मुद्रा एक विनिमय का माध्यम बना। मतलब लेन देन कार्य करने में मुद्रा बहुत सहायक हुआ। पैसा आप लीजिए और आप अपना पैसा से जो चाहे चीज़ वो खरीद लीजिए, इसको सब कोई तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो ये हुआ विनिमय का माध्यम, मतलब मुद्रा में क्या है, विनिमय का माध्यम का गुण है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्यों को लिखें। तो व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है, व्यापारिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य जनता से रकम जमा करना होता है। या निश्चितकालीन जमा, चालू जमा, बचत जमा, आवर्ती जमा स्वीकार करती है। मतलब व्यावसायिक बैंक मतलब जितना बैंक आपको नज़र आ रहा है सभी व्यावसायिक बैंक है, और ये जनता की फालतू जमा राशि को अपने पास जमा लेती है। मतलब आपके पास सब खर्चा उर्चा करने के बाद जो पैसा बच गया वो जाके आप बैंक में रख सकते हैं और बैंक उसको स्वीकार करती है। बैंक किस किस रूप में लेती है, तो निश्चितकालीन जमा के रूप में लेती है, चालू जमा, बचत जमा, आवर्ती जमा, इस रूप में आपका पैसा को वो स्वीकार करती है। दूसरा है, देखिए बैंक से आपका फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा या दो रह सकता है, तो व्यावसायिक बैंक या केंद्रीय बैंक में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। दूसरा, बैंक व्यवसायिक बैंक का कार्य है कि बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य ऋण देना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। कहने मतलब है कि बैंक क्या करता है, ग्राहकों का पैसा अपने पास रखता है और जो पैसा उसके पास जमा हो जाता है उसके आधार पर
जिसको ज़रूरत होता है पैसा का उसको उधार देता है। तो वो पूरा पैसा उधार नहीं दे सकता है, वो कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, क्योंकि जिन लोग का पैसा जमा है वो अगर मान लीजिए अचानक पैसा मांगने आ जाएगा तो उन लोग को कहाँ से देगा। इसीलिए वो कुछ पैसा अपने पास रख कर बाकी पैसा वो ऋण के रूप में देता है। तीसरा कार्य है, वर्तमान समय में शाखा निर्माण व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य बन गया है। बैंक जनता से प्राथमिक जमाएं प्राप्त करते हैं और शाखा गुणक के आधार पर प्राप्त जमाओं से कई गुना अधिक ऋण देते हैं। सभी ऋण मांग जमाओं के रूप में होते हैं। कहने मतलब है कि बैंक का तीसरा काम है शाखा का निर्माण करना। और शाखा अपना निर्माण कैसे करता है, तो जो प्राथमिक जमा होता है, मतलब जनता जो नगद पैसा जाके बैंक में रखती है, उस जमा राशि को शाख गुणक के आधार पर, शाख गुणक का फॉर्मूला होता है 1/CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। तो इस आधार पर शाख गुणक के आधार पर वो क्या करती है, कई गुना ऋण दे सकती है। और सभी ऋण मांग जमाओं के रूप में होते हैं। मांग जमा मतलब है कि उसको उस पर खाता खोलाना होगा और उसके खाता में वो पैसा जमा करेगा, उसके बाद उसको बोलेगा चेक से या एटीएम से विड्रॉ कीजिए और इसे वो निकालिए। तो जितना पैसा वो निकालेगा उतना शाखा का निर्माण हो जाएगा। चौथा काम है, बैंकर्स अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करता है, जिनमें लोग अपने सोने चांदी तथा अन्य आवश्यक कागज पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। इनका वार्षिक किराया बहुत कम होता है। छठा काम है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताएं अथवा मुद्रा के किन्हीं दो कार्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ विनिमय का माध्यम आ गया। यहाँ जो क्वेश्चन छूट रहा था आपका कि मुद्रा के विनिमय का माध्यम कार्य समझाएं, तो ये वाला भी पॉइंट का आप उसका उत्तर बना सकते हैं। तो मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय के माध्यम रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है, मतलब लेन देन में मुद्रा ही काम आता है। उसके बाद है आपका दूसरा, मूल्य मापक। तो मुद्रा मूल्य मापन इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है। कहने मतलब है कि अभी बाजार में जो भी वस्तु आप खरीदिए उस सब का प्राइस उसमें लिखा रहता है कि ये इतना दाम का है, भाई आपको इतना पैसा दीजिए वो सामान आपका हो गया। तो क्या है, मुद्रा मूल्य का मापक है। कोई भी सामान कुछ भी आप खरीदिए सबका मूल्य बना हुआ है कि ये इतना दाम का है, तो ये मूल्य का मापक हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक किस प्रकार व्यापारिक बैंक से भिन्न होता है अथवा केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। तो ऐसे मोटा मोटी बता देते हैं। केंद्रीय बैंक जो है वो देश का बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी और केंद्रीय बैंक से आम आदमी लेन देन नहीं कर सकता। ये सरकार का बैंक है, सरकार इससे लेन देन कर सकता है और केंद्रीय बैंक को ही नोट छापने का अधिकार है। केवल 1 रुपया का नोट है सो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी उसके ऊपर का जितना भी नोट हो वो केंद्रीय बैंक, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश का केंद्रीय बैंक है और वही नोट को छाप सकता है। और नोट छापने के लिए जब मन तब नोट नहीं छाप सकता है, उसके लिए उसको रिजर्व में सोना रखना पड़ेगा, तभी वो उसके मूल्य के बराबर नोट छापेगा। और व्यापारिक बैंक क्या होता है कि आपको जितना भी बैंक आसपास अपना नज़र आता है सभी एक व्यापारिक बैंक है, या इसको हम लोग व्यावसायिक बैंक भी बोल सकते हैं। इसमें आम जनता अपना खाता चलाता है, ये आम जनता से लेन देन करता है। और व्यापारिक बैंकों को यदि पैसा का जरूरत पड़ जाता है तब वो केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेता है बैंक दर से, जबकि आम जनता को व्यावसायिक बैंक है सो ब्याज दर पर पैसा देता है। तो आम जनता लेन देन केंद्रीय बैंक से नहीं कर सकता लेकिन व्यापारिक बैंक से कर सकता है। और व्यावसायिक बैंक ही साख सृजन करता है, मतलब बाजार में पैसा को फैलाना और कम करने का काम व्यावसायिक बैंक ही करते हैं। अब हम लोग इसका किताबी भाषा पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले है बैंकिंग व्यवस्था में स्थान। तो यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है, यह अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है। मतलब केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है, मतलब सब बैंक का मालिक कौन है, केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक क्या है, तो ये संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होते हैं
और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। मतलब ये बॉस हुआ और इसके अंतर्गत ये सेवक हुआ। जैसा केंद्रीय बैंक बोलेगा वैसा व्यावसायिक बैंक करेगा। तो व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के अंदर काम करता है। दूसरा उद्देश्य, तो केंद्रीय बैंक का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र हित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक मुख्य एवं प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। फिर है संख्या, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर जहां 12 केंद्रीय बैंक है, अन्य सभी देशों में एक एक केंद्रीय बैंक होता है। मतलब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 केंद्रीय बैंक है, जबकि भारत या अन्य देशों में क्या है, एक ही केंद्रीय बैंक है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं व्यापारिक बैंक क्या है? तो देश में अनेक व्यापारिक बैंक होते हैं। स्वामित्व, तो केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है और ये प्रायः अंशधारियों के बैंक होते हैं। इनका स्वामित्व सरकारी और गैर सरकारी भी हो सकता है। फिर है जनता से संबंध, यह विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य दशाओं में जनसाधारण के साथ व्यवसाय नहीं कर सकता, जबकि ये जनसाधारण से व्यवसाय करते हैं। फिर है आपका बैंकर, तो यह सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से लेन देन करता है, जबकि यह जनता का बैंकर है। व्यावसायिक बैंक क्या है? जनता का बैंकर है। नोट निर्गमन, इसे पत्र मुद्रा निर्गमन करने का एकाधिकार होता है और व्यावसायिक बैंकों को क्या है? तो इन्हें यह अधिकार नहीं होता है। मतलब नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं है। ऋण, तो यह अंतिम ऋणदाता है और व्यापारिक बैंकों को बिल भुनाने की सुविधा देता है। ये केंद्रीय बैंक के ग्राहक होते हैं। मतलब केंद्रीय बैंक क्या करता है? अंतिम ऋणदाता है। मतलब अगर कोई आदमी को पैसा का जरूरत है तो वो व्यापारिक बैंक से पैसा मांगेगा, व्यापारिक बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो केंद्रीय बैंक से मांगेगा। तो अंतिम रूप से केंद्रीय बैंक ऋण दे सकता है व्यापारिक बैंक को और व्यापारिक बैंक उस आदमी को ऋण देगा। इसलिए केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता माना जाता है। प्रतियोगिता, इसकी व्यापारिक बैंकों से कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, जबकि देश के विभिन्न व्यापारिक बैंक परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, ये सब आपस में क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते हैं। विदेशी विनिमय, यह देश के विदेशी विनिमय का लेन देन करता है। यह केवल केंद्रीय बैंक की आज्ञा से ही विदेशी विनिमय का व्यवहार कर सकता है। उसके बाद है मुद्रा आपूर्ति के M1 माप के किन्हीं दो घटकों का उल्लेख कीजिए। तो मुद्रा आपूर्ति के M1 माप के दो घटक निम्नलिखित है। पहला, जनता द्वारा रखी गई चलन एवं सिक्कों की मात्रा और दूसरा, व्यापारिक बैंकों के पास रखी गई जनता की मांग जमाएं। कहने मतलब है कि मुद्रा का ये संकेत है, संकेतक चिन्ह है M1, M2, M3, M4 होता है। तो इसमें आपको M1 के बारे में पूछ रहा है कि M1 में क्या क्या चीज़ होता है। तो M1 क्या कहलाता है कि आम आदमी पास, मतलब जनता के पास जो चलन में मुद्रा है, मतलब घर में जो पैसा है या सिक्का है, वो M1 ही कहलाएगा। या फिर उस आदमी का बैंक में जमा पैसा जो है वो भी M1 में ही जुट जाएगा। मतलब ये दोनों M1 ही कहलाएगा। जनता के पास पैसा जो उसके पास नगद पैसा हो, सिक्का हो और या बैंक में पैसा जमा हो, वो सारा M1 कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है नगद साख तथा अधिविकर्ष में क्या अंतर है? तो नगद साख तथा अधिविकर्ष में अंतर, अधिविकर्ष है कि केवल चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं, जबकि नगद साख किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। मतलब चालू खाता मतलब बिजनेसमैन जो रहता है उन लोग का करेंट अकाउंट चलता है, और अधिविकर्ष मतलब जितना आपके पास खाता में पैसा है उससे ज़्यादा पैसा आप बैंक से निकाल सकते हैं, उसको अधिविकर्ष कहा जा सकता है। जबकि नगद साख क्या होता है? तो ये व्यक्तियों को दी जाती है। मतलब ये चालू खाता में नहीं, नगद साख जो होता है वो बचत खाता पर होता है। नगद साख सदा पूरी जमानत रखने के पश्चात ही दी जाती है, जबकि अधिविकर्ष प्रायः व्यक्तिगत जमानत पर दे दिए जाते हैं, क्योंकि चालू खाता रखने वाले व्यक्ति एवं संस्थान बैंक के पुराने ग्राहक होते हैं। अधिविकर्ष प्रायः अत्यंत अल्पकाल 3 माह के लिए दिए जाते हैं, जबकि नगद साख प्रायः 1 वर्ष के लिए स्वीकार की जाती है। अधिविकर्ष पर ब्याज की दर नगद साख पर ली जाने वाली ब्याज की दर से अधिक होती है, क्योंकि अधिविकर्ष अनेक बार व्यक्तिगत साख पर दिए जाते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, प्रथम नरसिम्हा समिति की किन्हीं दो सिफारिशों को लिखिए। तो इसका आंसर है
प्रथम नर्सिंग समिति की सिफारिशें निम्नलिखित है। पहला, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए रिजर्व बैंक के निर्देशन में एक अर्ध स्वायत्त संस्था गठित की जानी चाहिए। और दूसरा, शाखा लाइसेंसिंग पद्धति समाप्त की जानी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, साख नियंत्रण का क्या अभिप्राय है। तो मतलब बाजार में अगर पैसा ज़्यादा आ गया या कम है तो उसको कैसे केंद्रीय बैंक नियंत्रण करेगा, उसी को हम लोग साख नियंत्रण करते हैं। तो आधुनिक समय में केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य है साख पर नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था का मौद्रिक प्रबंध करना। साख का विस्तार व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साख नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण का अभिप्राय है केंद्रीय बैंकों द्वारा व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की शक्ति को नियंत्रित करना। करने मतलब है यदि बाजार में उसको ज़्यादा पैसा फैलाना है तो वो बैंक दर को क्या करेगा, घटा देगा। मतलब व्यापारिक बैंकों को जो पैसा मिलता है उधार केंद्रीय बैंक से, वो बैंक दर पर मिलता है। और व्यापारिक बैंक जो व्यापारी लोग को पैसा देता है, आम आदमी को जो पैसा देता है, वो ब्याज दर पर देता है। तो यदि बैंक दर को घटाएगा तो व्यापारिक बैंक क्या करेगा, ब्याज दर को घटा देगा। तो व्यापारी लोग व्यावसायिक बैंक ब्याज दर को घटा देगा, जिससे व्यापारी लोग क्या करेगा, उधार ज़्यादा ले सकता है, ऋण ज़्यादा ले सकता है और बाजार में वो पैसा रनिंग करने लगेगा। इससे साख का विस्तार होगा, मतलब बाजार में या अर्थव्यवस्था में साख फैलेगा। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रहना, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, उत्पादन और रोजगार वृद्धि के उपाय करना। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की विशेषताएं क्या है। तो मुद्रा की विशेषता पहला है विनिमय का माध्यम, ये लेन देन के काम में आता है, इसको पहले मैंने बता दिया है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मूल्य का मापक, मतलब मुद्रा में क्या होता है, मूल्य को मापने की क्षमता होती है। तीसरा, स्थगित भुगतानों का मान, तो इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में भुगतानों को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर है मूल्य का संचय, मतलब पैसा को हम लोग जमा करके रख सकते हैं। मतलब मुद्रा के माध्यम अर्थात सिक्कों तथा नोटों के रूप में धन का संचय अनेक वर्षों तक किया जा सकता है। उसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण। तो मुद्रा द्वारा मूल्य का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलता पूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि यह एक तरल संपत्ति है और इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। कितना लंबा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हमको लग रहा है आप लोग अब ज़्यादा उबने लगे हों, तो ऐसे जल्दी जल्दी हम इसको अब ख़त्म करते हैं, न तो आप लोग ज़्यादा उबिएगा या फिर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। एक काम करते हैं, अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के प्रश्नों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।